नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 10 का भूगोल का पार्ट 1 पार्ट 2। इससे पहले एक वीडियो बना लिया इस चैप्टर का और ये आज फाइनल वीडियो होने वाला है। तो अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो टॉपिक होने वाला है हमारा भू संसाधन। तो जो भूमि है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, साथ ही एक सीमित संसाधन भी है। ऐसा नहीं है कि भूमि बहुत ज़्यादा मात्रा में हर साल नई भूमि आ जाती, ऐसा नहीं है। जो भूमि है वही है, वो बढ़ती नहीं है भूमि। ठीक है, तो हमें इसका उपयोग है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। तो भारत में जो भूमि है वो किस तरीके से यूज में लेती जाती है, कौन सा भाग कितना है, ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो जो मैदान है वो 43% है, 43% मैदान है जिसमें कृषि और उद्योग किए जाते हैं। पर्वत लगभग 30% जो भाग है भारत का, वहाँ पे पर्वत है। यहाँ से नदियाँ निकलती है। ये पर्वत पर्यटन और पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पठार 27% भाग पे पठार है जहाँ पर खनिज, जीवाश्म ईंधन तथा वन पाए जाते हैं। तो ये भारत में एक बार जो भूमि है उसके बारे में बताया गया है कि अब हम देखने वाले हैं बच्चों भूमि उपयोग की। जो भूमि है उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो भूमि उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। किस किस उद्देश्य से किया जाता है, किस किस तरीके से भूमि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखने वाले हम जो वन है, एक तो वन है, बहुत सारे पार्ट पे भारत के पे वन है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। जो कृषि है, जो कृषि करने योग्य भूमि नहीं है, उस पे कौन कौन से आएंगे। एक तो बंजर हो जाएगा, जो बंजर बहुत सी जगह पर बंजर भूमि पड़ी होती है। इसके अलावा कृषि अयोग्य भूमि आ गया, गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि। इसके अलावा कृषि के अलावा और काम में क्या काम में ली जाती है वो भूमि, जैसे हम घर बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, उद्योग धंधे लगाते हैं, इतने ये सब में यूज में ली जाने वाली भूमि आ जाएगी। इसके अलावा पड़ती भूमि, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जो पड़ती भूमि हमने देखा उसके अलावा और कौन कौन सी कृषि अयोग्य भूमि है। एक तो स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। स्थायी चारागाह जहाँ पर अपने जो जानवर है वो चरते हैं, और गोचर अन्य गोचर भूमि विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। ये जो भूमि है शुद्ध बोए गए क्षेत्र है उसमें शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ पर 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। देखो, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ पर हमें हमारे द्वारा अभी तक 5 वर्षों से खेती नहीं की जा रही है। अगली आती है पड़ती भूमि। ये 2 प्रकार की होती है। पड़ती भूमि भी 2 प्रकार की होती है। एक तो वर्तमान पड़ती, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। देखो, याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ पर 1 वर्ष से कम या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो। एक कृषि वर्ष, ठीक है, याद समझना, एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। ये तो हो गया वर्तमान प्रतिभूमि। और वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, अन्य अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। देखो, बहुत सारे कारण रहते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि लड़ाई हो जाती है भाइयों में, तो बहुत सी बार वो जो जमीन है वो ऐसे की ऐसी खाली रह जाती है। तो बहुत सा कारण होता है ये। और वर्तमान प्रतिभूमि में अपन क्या करते हैं कि जो जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी, जो उसको उसको उपजाऊपन बढ़ाने के लिए उसे खाली छोड़ देते हैं, तो उसे हम वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है। वो भूमि जिस पर फसल उगाई वो काटी जाती है, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, याद रखना ये। अब हम देखने वाले हैं भारत में भूमि उपयोग प्रारूप। तो भारत में किस तरीके से भूमि का उपयोग किया जाता है और भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो देखने वाले हैं हम भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व। तो इसमें 2 तत्व आते हैं, एक तो भौतिक तत्व और दूसरा मानवीय कारण। भौतिक में भू आकृति। देखो, भू आकृति किस तरीके से होगी कि जिस तरीके की वहाँ की स्थलाकृति होगी उसी के आधार पर हम भूमि का उपयोग करेंगे। अगर मान लीजिए माउंटेन है, जो पर्वत है, तो वो पर्वतीय तरीके से काम में ली जाएगी। अगर मरुस्थल है तो वहाँ अलग तरीके से काम में ली जाएगी। इसके अलावा अगर वहाँ पे प्लेन्स हैं या प्लेट्यू है तो ये अलग अलग तरीके से उनका यूज में किया जाएगा। अगर प्लेन है या जो मैदान है तो वहाँ पर कृषि अधिक की जाएगी।
ठीक है। जलवायु देखो वहाँ पर किस तरीके की जलवायु है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मीडियम जलवायु है तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छी मात्रा में होगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्म है, एक्सट्रीम कोल्ड है, तो वहाँ पर अलग टाइप से भूमि का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। मृदा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरीके की मृदा है उस तरीके, अगर काली मिट्टी है तो वहाँ पर कपास उगाई जाएगी, कॉटन उगा ग्रो की जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की सोइल में भी अलग अलग तरीके से हमारे द्वारा मृदा का उपयोग किया जाता है। अब मानवीय कारक किस तरीके से प्रभावित करते हैं भूमि उपयोग को। तो जनसंख्या घनत्व, एक तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर उस तरीके का वर्क किया जाएगा। जैसे मकान बनाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा मकान बनाए जाएंगे। इसके अलावा इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाएगी, बहुत ही ज़्यादा गहरी एग्रीकल्चर की जाएगी। ठीक है ना। ये और प्रौद्योगिकी क्षमता, मतलब वहाँ पर किस तरीके की प्रौद्योगिकी है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी डेवलप है तो आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से भूमि का उपयोग कर सकते हो। संस्कृति और परंपरा, आपकी संस्कृति और परंपरा किस तरीके की है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे उनके उनके ऊपर भी ये डिपेंड होती है। अब देखते हैं अपन, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका 90%, जो भारत का 90% जो एरिया है उसके डेटा अपने पास है, उसके आंकड़े हमारे पास है। 90% भाग के आंकड़े हमारे पास नहीं है। पूर्व के प्रांतों में असम को छोड़कर हमारे पास आंकड़े नहीं है, मतलब पूर्वी प्रांतों में जो पूर्व के जो राज्य हैं उनमें केवल असम के ही जो डेटा है, जो आंकड़े हैं वो अपने पास है। बाकी जो राज्य हैं उनके आंकड़े हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान और चीन ने जो हमारा क्षेत्र छीन रखा है उसका सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है। लगभग 54% कुल संचित क्षेत्र पर ही खेती की जाती है। भारत के लगभग 54% संचित क्षेत्र पर ही खेती की जाती है। सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र प्रतिशत पंजाब और हरियाणा में है, लगभग 80%, मतलब सबसे ज़्यादा खेती पंजाब और हरियाणा में की जाती है, 80%। और सबसे कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहाँ पे है, क्षेत्र प्रतिशत कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में है सबसे कम बोया गया क्षेत्र प्रतिशत। अब देखो, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% जो भौतिक क्षेत्र है वहां पर वन होना आवश्यक है। देखो किसी भी क्षेत्र, किसी भारत जो देश है उसके लगभग 33% भूभाग पर वन होना जरूरी है। ये 1952 की जो वन नीति है उसमें कहा गया था। अब हम देखेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो जो भूमि है वो किस तरीके से कमज़ोर हो रही है, निम्नीकरण मतलब कमज़ोर हो रही है, उपजाऊपन उसका कम कैसे हो रहा है, उसके क्या कारण है और उसका संरक्षण हम कैसे करेंगे, ये चीज़ देखने वाले हैं। तो देखिए, भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो निम्नीकृत है, मतलब खराब है, वो कृषि योग्य नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। जिसमें से 28% भूमि निम्नीकृत वनों, 56% क्षेत्र जल अपर्दित तथा शेष भाग लवणीय एवं क्षारीय है। वनों का विनाश, अधिक पशुचारण, खनन आदि ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। तो भूमि को कमज़ोर करने में कौन कौन से फैक्टर रहे हैं। वनों का विनाश किया गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में पशु चराए गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में खनन किया गया, खनिजों को निकाला गया। ठीक है ना। इन्होंने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है, सबसे ज़्यादा भूमिका इनके द्वारा निभाई गई है। अब झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो इन जो 4 राज्य हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें खनन है, जो खनिज है उनको निकालने के कारण, खानों के कारण यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिक पशुचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिक पशु चराने के कारण हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कारण, ये सारी चीज़ें हुई है। कुछ क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर को पीसना आदि के कारण भी जो भूमि है उसका निम्नीकरण हुआ है। औद्योगिक जल निकास से भी भूमि और जल प्रदूषण हुआ है। जो उद्योग है उनके जल को बिना ट्रीट किए ही जैसे नदी नालों में डाल देते हैं, या जो ज़मीन में जब हो जाता है तो भूमि का निम्नीकरण हुआ है और जल प्रदूषण भी इससे हुआ है। अब भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए,
एक तो अधिक से अधिक वन लगाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। जो पशुओं को चरने के लिए जो चारागाह है उनका उचित प्रबंधन करना चाहिए। शुष्क क्षेत्र कौन से होते हैं? जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, में पेड़ों की रक्षा मेखला शेल्टर बेल्ट्स लगाना चाहिए, ताकि जो तेज़ हवा चलती है उससे मिट्टी उड़े ना और वो मिट्टी को उड़ने से बचाए। शेल्टर बेल्ट लगाना चाहिए। पशु चारण का नियंत्रित करना चाहिए। पशु चराते हैं अपन उसको नियंत्रित करना चाहिए। और रेतीले टीलों में कांटेदार झाड़ियाँ लगानी चाहिए। जो रेतीले टीले होते हैं उनमें कांटे वाली जो झाड़ियाँ हैं वो हमारे द्वारा लगानी चाहिए। इसके अलावा जो बंजर भूमि है उसका उचित प्रबंधन करना चाहिए। जो बंजर भूमि है उसको हमारे द्वारा सही किया जाना चाहिए। जो खनन है, जो खान खान खोदते हैं उसको हमारे द्वारा नियंत्रित करना चाहिए, खनन को नियंत्रित करना चाहिए। औद्योगिक जल का परिष्करण करना चाहिए। जो उद्योगों का जल हम बिना ट्रीट किए ही बाहर नदी नालों में डाल देते हैं या बाहर भेज देते हैं, उसको हमारे द्वारा ट्रीट किया जाना चाहिए, उसका अच्छे से उपचार किया जाना चाहिए और उसके बाद ही हमारे द्वारा जल को निकालना चाहिए। ये हो गया। अब देखने वाले हैं हम मृदा संसाधन। तो जो मृदा है, जो मिट्टी है या जो मृदा है वो एक प्राकृतिक नवीनीकरण संसाधन है। देखिए, मृदा एक नवीनीकरण संसाधन है, लेकिन जो मृदा है उसको बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर मृदा को बनने में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है। मृदा बनने में जो मुख्य कारक है वो कौन कौन से? मृदा बनने में मुख्य कारक उच्चावच, जनक सेल, सन स्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय है। तो मृदा बनने वाले जो मुख्य कारक है, मृदा बनने में जो मुख्य कारक भूमिका निभाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो उच्चावच, जनक सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय महत्वपूर्ण है। याद रखना, बहुत सी बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है। तो मृदा में जैव और अजैव दोनों टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं। जैव वो कहते हैं जिनमें जीवन विद्यमान हो, और अजैव जिनमें जीवन विद्यमान है। तो दोनों टाइप के पदार्थ हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखने वाले हैं मृदा के प्रकार। मृदा किस तरीके की होती है, कौन कौन से प्रकार की होती है। भारत की बात कर रहे हैं अपन तो पहले हम देखने वाले हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ये हिमालय से निकलने वाली जो मुख्यतः 3 नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी के निक्षेपों से बनी है। उत्तर का जो मैदान है वो इससे बना है। कौन कौन सी से? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के निक्षेप से। यह मिट्टी संपूर्ण उत्तर भारत में फैली हुई है। ये मिट्टी संपूर्ण उत्तर भारत वाला जो एरिया है इसमें फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। देखो, जो पूर्वी तटीय मैदान है जिसमें महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी नदी हो गई, इनके जो डेल्टा है वो भी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। कणों के आधार पर हमें इसे 2 भागों में बांटते हैं। कणों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, इसके जो कण हैं वो ज़्यादा बारीक होते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसके जो कंकड़ है इसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसके जो कण हैं वो जो थोड़े मोटे होते हैं। तो ये जलोढ़ जो मृदा है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस, चूने की बढ़िया मात्रा होती है। ठीक है। गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन और अन्य अनाजों की खेती के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। इस कारण ये वाला जो एरिया है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या रहती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अब देखने वाले हैं हम काली मृदा। इसका रंग काला होता है। इसे रेगूर मृदा भी कहा जाता है। याद रखना, एग्जाम में आ जाता है बहुत सी बार। तो इसे रेगूर मृदा भी कहा जाता है। इसमें कपास की अच्छी फसल होने के कारण, जो कपास है उसकी फसल अच्छी होती है इसमें, इस कारण इसे कपास मृदा, काली कपास मृदा भी कहा जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? काली कपास मृदा भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानों से हुआ है। ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानों के कारण होने के कारण ही इसका कलर काला होता है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये जो मृदा है ना वो, इसमें नमी धारण करने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना की मात्रा होती है। फास्फोरस की इसमें कमी होती है। गर्म और जो सूखा मौसम होता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो ये जो मिट्टी है, ये जो मृदा है, इसमें दरारें पड़ जाती है। आपने देखा होगा अगर आप गाँव में गए हो कभी, तो गर्मियों के मौसम में इसमें बहुत बारी बारी दरारें पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन फट गई हो। अब अपन देखने वाले हैं लाल
पीली मिट्टी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान आदि जगहों पर ये पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग लोहे के कारण होता है। तो इस मृदा का लाल रंग याद रखना किसके कारण होता है, लोहे के कारण होता है। और पीला रंग जल योजन के कारण होता है, और जो पीला रंग होता है इसका वो जल योजन के कारण होता है। ठीक है, अगला देखिए लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इस तो लेटेराइट जो शब्द है वो किससे बना है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। और इसका रंग ईंट के समान होता है। इसका रंग कैसा होता है, ईंट के समान होता है। और भारी वर्षा में निस्खलन के कारण ये अम्लीय होती है। भारी वर्षा से निस्खलन हो जाता है, मतलब इसके जो पौष्टिक पदार्थ है वो नीचे चले जाते हैं या बह के चले जाते हैं। इस कारण इसका जो मृदा होती है ये अम्लीय होती है। पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है, क्योंकि पोषक तत्व तो बह के चले जाते हैं। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है ऊंचाई वाले स्थान पर, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इस मृदा पर चाय कॉफ़ी के बागान लगाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर काजू की फसल भी की जाती है। तो याद रखना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में तो यहाँ पर क्या लगाई जाती है, चाय कॉफ़ी के बागान और काजू की फसल की जाती है। अगला देखने वाले हैं हम मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग लाल भूरा होता है। जो ये मृदा है इसका रंग लाल भूरा होता है। ये रेतीली तथा लवणीय होती है। शुष्क जलवायु और ज़्यादा तापमान के कारण जल वाष्प अधिक होता है। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे रहने के कारण क्या होता है कि जो जल है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। जल वाष्प मतलब ज़्यादा होता है। इस मृदा के नीचे चूने की परत पाई जाती है। इस जो ये मृदा है ना, इसके नीचे चूने की एक परत पाई जाती है। इसे अंतःस्पंदन इनफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। अब ये जो मृदा में चूने की परत पाई जाती है ना, ये चूना पानी को नीचे नहीं जाने देता। ये जो चूने की परत है इससे पानी जमीन के अंदर नहीं हो जाता। इससे अंतःस्पंदन या इनफिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। और थोड़ी सी बारिश पड़ने पर यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि जो पानी है वो मृदा में समाता अंदर नहीं जाता है। इस कारण ये बहुत सी बार क्या होता है कि बाढ़ की स्थिति यहाँ पे हो जाती है। ये मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जहाँ सिंचाई से इसे कृषि योग्य बनाया जाता है। देखो ज़्यादातर जो ये मृदा है ना, मरुस्थलीय मृदा, वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जहाँ पर सिंचाई के माध्यम से इसे सही बनाया गया है। जैसे इंदिरा गांधी नहर हो गई, बहुत सारी नहरों के माध्यम से इसे कृषि योग्य बनाया जाता है। अब देखने वाले हैं हम वन मृदा। ये मृदा पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालय की आच्छादित क्षेत्रों में इसका अपरदन अधिक होता है। देखो हिमालय के जो जहाँ पर बर्फ होता है वहाँ पर इसका जो अपरदन है वो ज़्यादा होता है। नदी घाटी के निचले भागों में ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। ये जो मृदा है नदी घाटी के निचले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बहुत ही उपजाऊ होती है मृदा। अब देखने वाले हैं हम मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन और मृदा का संरक्षण कैसे करना है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। जो मृदा है उसके कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया है वो मृदा अपरदन कहलाती है। वनों का कटना, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा को अपरदित करते हैं। इन कारणों से जो मृदा है उसका अपरदन होता है। अवनालिकाएं क्या होती है? अवनालिकाएं क्या होती है? अवनालिकाएं बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। मतलब जब जो बहता हुआ जो जल है वो मृदा को काटता है और बहुत ही ज़्यादा गहरी वाहिकाएं बनाता है, उसे कहा जाता है अवनालिकाएं। उत्खात भूमि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है। उत्खात भूमि किसे कहा जाता है? जो जोतने योग्य नहीं रहती है। जैसे चंबल बेसिन में इसे खंड या रिवराइन कहा जाता है, रिवाराइन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए चादर अपरदन, सीट इरोजन जिसे कहा जाता है। तो बहुत सी बार जो जल होता है वो पूरे एरिया की बहुत सारे विस्तृत क्षेत्र को बहा के ले जाता है, जिसे हम चादर अपरदन या सीट इरोजन कहते हैं। पवन अपरदन क्या होता है? वायु द्वारा मैदान अथवा जो ढालू क्षेत्र है उसमें से मृदा को उड़ा के ले जाना। एक जगह की जो मृदा है उसको वायु द्वारा उड़ा के ले जाना पवन अपरदन कहलाता है। अब देखो जो अपरदन है उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो समुच्चय जुताई, कंटूर प्लगिंग करना चाहिए। समुच्चय रेखाओं के समानांतर हमें जुताई करना चाहिए। इसके अलावा पट्टी कृषि, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना चाहिए। रक्षक मेखला या शेल्टर बेल्ट
पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना चाहिए, पेड़ों को कतार में लगाना चाहिए और जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है वहाँ पर इस तरीके के ये जो रक्षक मेखला है ये काम में लिए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, ये ख़त्म हो चुका है। अगर आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, अगर चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।